नमस्कार। फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में आना अलग बात है और राजनीति में आकर मुकाम बनाना दूसरी बात। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे राजनेता से जो युवा हैं, प्रखर हैं, राजनीति में आए पार्षद के रूप में अपना कैरियर बीजेपी के साथ शुरू किया और आज 3 बार से भोपाल ग्रामीण यानी बैरसिया क्षेत्र के विधायक हैं। तो हमारे साथ हैं विष्णु खत्री जी। खत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। खत्री जी, मध्य प्रदेश में राजनीति में मुकाम बनाना कोई आसान बात नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासत एक ऐसी सियासत है जहां पर राजनेता को जनता के मापदंडों पर खरा उतरना पड़ता है और यहाँ की जनता बहुत सोच समझकर वोट करती है। ऐसे में लगातार पार्षद रहना, पार्षद के बाद विधायक पद की टिकट पाना और 3 बार से आप बैरसिया क्षेत्र के विधायक हैं, जहां पहली बार टिकट मिला तो शायद ये आवाजें भी उठी कि प्रत्याशी बाहर का है। जी, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता बड़ी जागरूक है और बड़ी अनुशासित और यूं कहें कि हम उनका उसका राजनीतिक जो समझ है वो बहुत अच्छी है। और यहाँ तक मेरे पहले टिकट की बात है विधानसभा की, तो उससे पहले मैं 2 बार, जैसा आपने बताया कि नगर निगम भोपाल में मैं पार्षद रहा, भोपाल विकास प्राधिकरण का 10 वर्ष उपाध्यक्ष भी रहा। और जब पहली बार मुझे बैरसिया विधानसभा से टिकट मिला तो निश्चित रूप से कुछ जो विरोधी हैं उन लोगों ने ये विषय उठाया कि मैं बाहरी हूँ, लेकिन जो है वहाँ की जनता जनार्दन ने मुझे कहीं ना कहीं विकास के नाम पर या जो मेरा पिछली जो प्रोफाइल थी उसको देखकर उनसे आशीर्वाद दिया। और केवल उसी समय नहीं, वो लगातार 3 बार मुझे आशीर्वाद दिया। देखिए, बैरसिया विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसको बीजेपी का गढ़ माना जा सकता है। ऐसे में वहां पर जीतना अलग बात है, लेकिन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना दूसरी बात है। विष्णु खत्री के रूप में जब पहली बार विधायक बनाया आपको जनता ने, तो उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसको आपने कितना पूरा किया? अपने आप को क्या संतुष्ट पाते हैं कि जनता ने जो स्नेह, प्यार, समर्थन दिया उसको आप पूरा कर पाए? अब बैरसिया विधानसभा भोपाल जिले की एक विधानसभा है, लेकिन राजधानी के अनुरूप उसका विकास नहीं हो पाया। पूर्ववर्ती लोगों ने निश्चित रूप से अपने प्रयत्न किए होंगे, लेकिन बड़ा भूभाग होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण, अशिक्षा और बहुत सारे ऐसे विषय वहां रहे हैं जिसके कारण जो है जैसा समुचित विकास, उसका समग्र विकास होना चाहिए था, वैसा दिखाई नहीं देता था। 2013 में जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां पर कई ऐसे हमारे राजस्व ग्राम हैं जिनमें सड़कें नहीं है। कई क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में वहां पर जो है हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। वहां पर जो है कई ऐसे स्थान है, यहाँ पर बड़े पुलों की आवश्यकता थी, विद्युत सब स्टेशनों की आवश्यकता थी। ऐसे कुल मिलाकर हमने एक उसका पूरा एक समग्र प्लान तैयार किया, दृष्टि पत्र तैयार किया और उसके बाद में हम उसमें काम में लगे। और आज मुझे बड़े बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज बैरसिया विधानसभा का कोई भी राजस्व ग्राम ऐसा नहीं है जिसमें सड़क नहीं है। मैक्सिमम मंजरे टोले 24 घंटे बिजली से जुड़े हैं। बड़े बड़े जो जहाँ पुल और उसकी पुलियाओं की आवश्यकता थी उनका निर्माण कार्य हुआ है। सब स्टेशन बने हैं, विद्युत जो है उसकी निर्बाध लोगों को मिल रही है। और साथ में स्कूलों के क्षेत्र में, खासतौर पे शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक बड़ा काम जो किया है कि मेरे से पहले बैरसिया तहसील में 9 हाई स्कूल थे, मैं अपने कार्यकाल में 16 हाई स्कूल लेकर आया। और साथ में हमारा जो कॉलेज है, एक समय ऐसा था कि उसमें 700 बच्चे पढ़ते थे, आज उस कॉलेज के अंदर लगभग 2800-2900 की स्ट्रेंथ। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो छोटे छोटे जो प्रयत्न हुए हैं उसके कारण हमारा जो साला त्यागी, जो ड्रॉप आउट का जो दर है वो कम हुई है और हायर एजुकेशन बढ़ी है बैरसिया में। सब स्टेशन का जैसा मैंने उल्लेख किया, सब स्टेशन बने हैं कई, और उसके कारण जो है कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता बढ़ी है। गेम चेंजर डेवलपमेंट किसको कहेंगे आप अपने क्षेत्र में? 3-4 ऐसे विषय रहे, जैसे मैंने कहा ना कि एक सब्जेक्ट को नहीं करके हमने सारे विषयों को हमने अलग अलग,
जैसे बेरसिया में एडीजे कोर्ट नहीं थी, अब हम एडीजे कोर्ट लेकर आए, तो उसके कारण जो हमारे किसान, हमारे जो अन्य जो जिनको दीवानी फौजदारी के लिए भोपाल आना पड़ता था, वो आज बेरसिया में उनको सुलभ और सस्ता न्याय मिल रहा है, दूरी कम हुई है। वहां पर हमारा जो हॉस्पिटल है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, वो सिविल हॉस्पिटल हुआ है। अभी वहां लगभग 5 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, साथ में जो है पहले भी एक बिल्डिंग बनी है, उप स्वास्थ्य केंद्र बड़े हैं। तो कुल मिलाकर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, हम एक औद्योगिक क्षेत्र बेरसिया में विकसित कर रहे हैं, जिसका शीघ्र ही शुभारंभ होगा। भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया था, बनकर लगभग तैयार हो रहा है। अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र आने से बड़ा काम एक हुआ है कि वहां एक गोकुल दास एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो 2500 माताओं बहनों को रोजगार दे रही है बेरसिया विधानसभा की। और आप कल्पना करिए 2500, और अभी एक और पाली उसकी प्रारंभ हो रही है, उसमें भी लगभग इतने ही माताओं बहनों को रोजगार मिलेगा। तो एक बड़ी संख्या में अभी तक क्या बेरसिया में कृषि के अलावा रोजगार के और अन्य साधन नहीं थे, लेकिन ये औद्योगिक क्षेत्र आने के कारण ये बड़ा काम हुआ है। रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी जो बात थी, और ये बता रहे थे कि आपके ही सहयोगी की एक बेहतर रोड बन गई है, जो भोपाल से बेरसिया 2.5 घंटे लेता था, 40-50 मिनट में। निश्चित रूप से भोपाल बेरसिया, चाहे मीडिया जगत हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बड़ा एक चर्चा का विषय था 2000 विशेष रूप से 15-16 में, कि भोपाल बेरसिया ये सिरोंज मार्ग, ये ट्रांसटॉय इंडिया हैदराबाद एक कंपनी थी, उसने इसको ठेके को लिया था और वो काम नहीं कर रही थी। उसके कारण बड़ी परेशानी बेरसिया वासियों को और बाकी भी अन्य जो इन रोडों से जुड़कर आगे जाने वाले जो हमारे यात्रीगण रहते थे, उनको असुविधा थी। और अब वो शानदार रोड बन के तैयार हुई। वही नहीं, नजीराबाद मधुसूदनगढ़ से बेरसिया विदिशा मार्ग शानदार बना है, और रुन्हा से नरसिंहगढ़ ये मार्ग व्यवस्थित हुआ है। तो ऐसे कुल मिलाकर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कल्पना की थी स्वर्णिम चतुर्भुज, वो बेरसिया के अंदर बना है। जी, डेवलपमेंट के मामले में आपने काफी काम किया, ऐसा आपका दावा है। लेकिन कहा जाता है कि रोजगार के क्षेत्र में अभी भी पिछड़ा है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। तो बेरसिया जैसे क्षेत्र में रोजगार बढ़े, युवाओं को अवसर बढ़े, इसके लिए क्या किया आपने? मैंने जैसा पूर्व में बताया कि हम बेरसिया नगर के पास ही पातलपुर में औद्योगिक क्षेत्र लेकर आए, जिसका की काम अंतिम चरण में है। उसके माध्यम से वहां के युवा उद्यमियों को उद्यम लगाने का और नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आईटीआई बेरसिया के अंदर आदर्श आईटीआई हम लेकर आए हैं। उसके अंदर हम हमारे नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि वो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। अचारपुरा का मैंने अभी उल्लेख किया कि वहाँ 2500 बहनों को तो वो रोजगार अभी मिल गया है वहां पर। अच्छा, वो अब 2500 परिवार सीधे जुड़े हैं उससे। साथ में हमारा बांदी खेड़ी में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयत्नों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि वहां पर अभी एक बड़ा जो है आईटी का क्लस्टर वहां पर जो है वो बांदी खेड़ी में आ रहा है, जिसके माध्यम से वहां पर आसपास के नौजवानों को रोजगार और उद्यमियों को उद्यम लगाने के अवसर। विधायक के रूप में कभी ऐसा लगा कि प्रशासनिक मशीनरी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी कहीं डेवलपमेंट में बाधा बनते हैं, अपने कर्तव्यों को ढंग से पूरा नहीं करते? कभी कभार ऐसे अनुभव आते हैं, विशेष रूप से कई ऐसे समय आते हैं कि ऐसा लगता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यदि सामंजस्य बनाकर काम किया जाए, ठीक ढंग से अपनी बात को रखी जाए, और जो काम है उसकी गंभीरता को जो है लेकर हम चलें, तो समन्वय बनता है और काम होते हैं। विधायक के रूप में कब आपको लगा कि अब जो है मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, और कभी ऐसा भी समय आया कि आपको लगा कि नहीं, विधायक होकर भी मैं जनता की पूरी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, विधायक होना भी बेकार है, ऐसा भी हो जाता है? ये भोपाल बेरसिया मार्ग के समय मुझे लगता था, क्योंकि उस समय इतना बड़ी चुनौती वो हो गया था मार्ग, कि जो फेसबुक मैंने एक लगभग करीब 6 माह से लेके 1 वर्ष के आसपास तो मैंने फेसबुक बंद कर दी थी।
क्योंकि केवल एक ही विषय आता था, रोड रोड रोड। हम्म, साथ में व्यवस्था ये थी कि कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं लगातार उसके लेकर बातचीत होती थी सब, लेकिन उसका चूंकि टेंडर की प्रक्रिया जो थी उसके कारण वो जो है उसको वो बार बार समय ले लेता था और काम नहीं होता था। थोड़े से हिस्से में काम किया फिर बंद कर दिया, तो उस समय लगता था कि वास्तव में ये जो है कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक आपने कहा कि ऐसे कौन से क्षण है कि जब लगा कि नहीं बड़ी प्रसन्नता हो रही है, तो जैसा मैंने बताया कि गोकुल दास जब फैक्ट्री में 2,500 माताएं महीने रोजगार से लगी, जब उनकी छुट्टी होती है, जब आप देखिए उन पर एक साथ जब निकलती हैं अपने घरों को जाती हैं, या जब वो आती हैं, तो लगता है कि नहीं वास्तव में ये परिवार जो है इनके अंदर अब वो बराबर से साथ में वो जो है उसकी परिवार की प्रगति में अपना योगदान दे रही है। साथ में एक और बड़ा जबरदस्त काम भी रसिया में हुआ है, वे हुआ है आजीविका मिशन के माध्यम से। आजीविका मिशन ने लगभग 2600 हमारे स्व सहायता समूह बने हैं, जिसमें लगभग 25,000 के आसपास माताएं बहनें जुड़ी हैं। और वो समूह जब शुरू में बने थे तो लगता था कि क्या पता क्या होगा, वास्तव में ये केवल औपचारिकता हो रही है कि परिणाम मूलक कुछ होगा। लेकिन आज मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है बताते हुए कि उनमें कई हमारी बहनें अब लखपति बन गई हैं, खुद का अपना कुछ ना कुछ कर रही हैं, काम कर रही हैं और अपने परिवार की आजीविका के अंदर भी योगदान दे रही है और परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर रही आप जब 2013 में पहली बार विधायक बने थे तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे जी। उसके बाद 18 में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, 23 में मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। तो एक विधायक का जो सीधा सरोकार मुख्यमंत्री से रहता है और मुख्यमंत्री की कृपा आशीर्वाद उनका विजन और मिशन विधायक के कार्यक्षेत्र में और उनके खुद के व्यक्तित्व में भी दिखता है। तो तीनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखें तो आप सबसे ज्यादा प्रसन्न किस कार्यकाल में रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक मुख्यमंत्रियों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, परिक्रम की पराकाष्ठा थी उनके कामों के अंदर, चाहे दूरे हों या जमीनी काम हो। किसान यदि कहीं ओला वृष्टि हो गई या पाला वृष्टि हो गई या किसी प्रकार की सूखा हो गया तो शिवराज जी खेत में मिलते थे और लगातार मेरे क्षेत्र पर उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। और जहाँ तक डॉक्टर मोहन यादव जी की बात है तो उन्होंने भी जो लाइन शिवराज जी ने खींची थी परिश्रम की और वो जो है काम की, और उसके अंदर भी वे भी लगातार उस पर काम कर रहे हैं और मेरे को विशेष रूप से यहाँ तक उनका भरपूर आशीर्वाद प्राप्त है। अभी हमारे क्षेत्र में लगातार कई ऐसे काम हैं जो हम देख रहे हैं। उनकी जैसी सरकार बनी तो बरखेड़ी देव हमारा एक बड़ा धार्मिक पर्यटन का केंद्र है और श्रद्धा का केंद्र है लोगों का। वहां पर दोनों दूजों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो वहां पर अभी हमने जैसी सरकार बनी तो वहां परिक्रमा पथ का निर्माण किया 10 किलोमीटर का। माँ हरसिद्धि मंदिर विक्रमादित्य से उसका इतिहास जुड़ा है और वहां पर भी हमने परिक्रमा पथ का निर्माण कार्य कराया। तो मेरे दोनों मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उनका हमें आशीर्वाद भरपूर प्राप्त है और दोनों नंबर 1। ठीक है, एक बात और कि मध्य भोपाल में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी विधायकों को देखें तो वो डेवलपमेंट की बातें तो करते हैं लेकिन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी लगातार उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं। पर आमतौर पर हमने आपको देखा कि आप कोई भी विवादास्पद विषयों से बचने की कोशिश करते हैं, लो प्रोफाइल रहने की आपकी ज्यादा आदत है, जबकि सियासत में ऐसे लोग कम ही होते हैं। देखिए, यहाँ तक बयान और उसका मीडिया, चूंकि मैंने जैसा कहा कि मेरा क्षेत्र पूरा ग्रामीण है, वो भूभाग बहुत बड़ा है, 80 किलोमीटर बाई 80 किलोमीटर में विधानसभा फैली हुई है। अब यदि हम शहर में या इस प्रकार इन एक्टिविटीज में ज्यादा समय देते हैं तो कहीं ना कहीं उधर समय कम होता है। और इसलिए उसमें हमें अपने काम में लगा रहता हूँ, जहाँ जब जैसा लगता है आप सब भाई लोगों का इसमें आशीर्वाद मिलता ही है तो काम में लगे रहें भाई, यही।
पर इस वजह से कहीं पीछे तो नहीं रह गए? बाकी लोग सुर्खियों में रहते हैं, मंत्री पद भी पा जाते हैं, और आप आरक्षित वर्ग से हैं, आपका हक भी बनता है, फिर भी आपको, पिछली बार भी नाम आपका रहा लेकिन पीछे रह गए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पार्टी ने वोट दिया है और आगे भी जो है काम में लगे रहे। वो पार्टी, व्यक्तियों से अन्याय हो सकता है लेकिन पार्टी न्याय करती है। जी, जी। अब आपके विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, अनुसूचित जाति वर्ग की रिजर्वेशन वाली सीट है, लेकिन मीना समुदाय, गुर्जर समुदाय, अन्य समाज भी यहाँ पर बहुलता में है। सामाजिक परिस्थितियां क्या रही आपके क्षेत्र में? और आपके वर्ग के बहुत कम मतदाता हैं, फिर भी आप लगातार 3 बार जीतते चले आए। तो सामाजिक समीकरणों को आप श्रेय देते हैं जीतने के लिए, अपने कार्यों को श्रेय देते हैं, या पार्टी की जो परंपरागत वोटिंग परसेंटेज है उसकी वजह से आप जीतते आ रहे हैं? बेरसिया विधानसभा भोपाल से लगी होने के कारण एक तो नवाबी काल से जो है एक प्रकार का वहां पर हिंदुत्वनिष्ठ मतदाता रहा है, और दूसरा वहां का जो मतदाता है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसकी सहानुभूति हमेशा से रही है। फिर इसके साथ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो विकास और किसान और सबको लेकर जो योजनाएं हैं, गांव गरीब, किसान, महिलाएं, नौजवान, तो उससे लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या बढ़ी है। अब हमारे तरफ जब किसान सम्मान निधि की बात करते हैं तो लगभग 45,000 के लगभग किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। 25,000 के आसपास प्रधानमंत्री आवास आए हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से माताएं बहनें लाभान्वित हो रही हैं। अनेक ऐसी योजनाएं हैं, संबल योजना है, ये हमारा जो है स्वामित्व योजना है। सीधे सीधे इन योजनाओं का बड़ी संख्या में लाभ लोगों को मिला है, और उसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति उनका विश्वास अडिग है। तो विष्णु जी, आपने जैसा कहा कि अलग अलग फैक्टर हैं आपकी जीत के लिए, लेकिन सबसे बड़ा पड़ाव और सबसे बड़ी लड़ाई होती है टिकट की। जी। इतने लोग, पुराने विधायक, आपने जुगाड़ कैसे करी टिकट की? नहीं, ये जुगाड़ से नहीं मिलता टिकट। टिकट लगातार कहीं ना कहीं संगठन की रीति नीति, संगठन की गाइडलाइन, उस पर चलना और जनता के बीच में अपनी छवि को बनाए रखना, और साथ में जनता का आशीर्वाद और वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद, ये सब चीजें मिलजुल कर एक पूरा गुलदस्ता बनता है। वो वही गुलदस्ता जो है वो आशीर्वाद के रूप में। सबके गॉडफादर होते हैं, आपके हैं राजनीति में? देखिए, हमारा कमल का फूल हमारा गॉडफादर है, और सब वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मुझे मिलता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संगठन से सहयोग नहीं मिलता। आपको ऐसा लगा कि किसी अध्यक्ष के कार्यकाल में या किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आपकी कहीं उपेक्षा हुई हो, या आप उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? जब ज्यादा अपेक्षाएं पालें तो अब उपेक्षित महसूस करता है, तो अपेक्षाएं भी कम है, इसलिए उपेक्षा का कहीं प्रश्न नहीं। अब आपका क्या रोड मैप है? राजनीति में आप यहाँ तक पहुंचे, उम्र अभी बहुत अधिक नहीं है, समय बहुत है राजनीति में कर गुजरने का, दिखाने का, तो आगे आपने क्या सोचा है अपने लिए? देखिए, जो जो समय पर जो है ईश्वर कराता चले वो करते जाना है। जब जब पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस पर का अच्छे से निर्वहन हो सके, यही जो है सोच है। और जितना अधिकतम अपनी कार्य कुशलता बढ़ा सके, अपने जो है काम का जो है व्याप बढ़ा सके, यही प्रयत्न है। बाकी जो है सब समय पे होता रहा है। अपने स्वयं को लेकर कभी आप सोचते हैं कि मेरी खूबियां क्या हैं, और कभी कमजोरियों के बारे में विचार आता है? देखिए, खूबियों के बीच में एक सबसे अच्छी चीज है कि कोशिश करते हैं कि किसी अपने काम से, अपने व्यवहार से किसी का कोई दुखी ना हो, क्योंकि बड़ा कठिन होता है कि सब लोग जो आपके पास आया है उसका सबके काम हो जाए, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कम से कम हम उसे अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, हमारे उससे उसको इस ढंग से ये ना लगे कि मैं कहीं ना कहीं मुझे मेरी बात सुनी नहीं गई, और जो यथासंभव उसका समस्याओं का निराकरण हो आए हुए व्यक्ति का, हमारे क्षेत्र के लोगों का, ये कोशिश जरूर रहती है।
और दूसरा समय के साथ कदम ताल करते हुए, खास तौर पे नए नए प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है। समय के साथ में प्रचार तंत्र में भी कहीं, क्षेत्र की योजनाओं में कहीं, पार्टी अपने आप को लगातार, अब देखिए एक समय था भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम सदस्यता मैनुअल करते थे, आज डिजिटल हो रही है। तो ये सारी जो चीजें विधा के समय के साथ कदम ताल हम कर सके, ये जरूर प्रयत्न रहता है। मतलब आपको कुछ सीखने का मौका मिले तो आप क्या सीखना चाहेंगे? देखिए सबसे ज्यादा जो है आज के समय में जितना आईटी और इससे जुड़े हुए सुशासन के लिए जो जो आवश्यक है, वो सारी चीजें जो है, और खास तौर पे क्षेत्र के विकास के लिए उपयोगी जो जो हो सकता है, वो सारे विषयों पे प्रयत्न रहता है कि हम कम से कम उसके अंदर हमारी ग्रिप बने, हमारी पकड़ बने। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पद और प्रतिष्ठा मिलती है उसमें हमारे प्रारब्ध कर्म भी रहते हैं, ईश्वर की कृपा भी रहती है, जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भी रहती हैं। तो ये जीवन और इससे जुड़ी हुई भूमिका सार्थक बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए राजनीति हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, आरोप लगते हैं कि लोग अपने पेट भरने में लगे रहते हैं। तो आप अपने आप को इस मामले में खुशनसीब मानते हैं कि आपने जो भूमिका मिली, ईश्वर की जो कृपा मिली, उसको आपने ईमानदारी से निर्वहन किया? निश्चित रूप से पहला उत्तर यदि किसी को देना है, ऐसी मेरी सोच रहती है, तो अपने आप को देना है हमें। जी। कई बार क्या होता है कि जीवन में ये कुछ खास तौर पे राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते, हम पार्षद बना था जब मैं पहली बार 1999 में, तो मेरा जो क्षेत्र है ये पूरा अनडेवलप क्षेत्र था, नारियल खेड़ा का, और ये वार्ड नंबर 11 विशेष रूप से अवैध कॉलोनियां थी, सड़कें नहीं थी, पानी की को लेकर समस्या थी। तो कई बार जो है हम जो प्रयत्न करते थे उसके अंदर कहीं ना कहीं मन को एक ही चीज लगती, तो आज भी एक ही लगता है कि यदि पहला उत्तर हमें किसी को देना है, किसी के प्रति हम उत्तरदायी हैं, तो अपने आप पे, अपने को, क्या हम अपने आप से कह सके कि नहीं, हमें जो दायित्व मिला, जो जनता ने जो जिम्मेदारी दी, हमने उसमें खरा उतरने का प्रयत्न किया। बाकी तो फिर कुछ ऐसा होता है कि थैंकलेस जॉब भी रहते हैं ये राजनीतिक क्षेत्र में। कई बार व्यक्ति काम हो जाता है, उसके बाद में पलट कर नहीं आता, नहीं हुआ है तो 3 बार बताएगा कि भाई साहब आपने फोन किया था तब भी नहीं हुआ, और ऐसा ही 10 चीजें। लेकिन ये जो है पहला उत्तर यदि किसी को देना है तो हमें अपने आप को। कई बार झल्लाहट, परेशानियां भी होती हैं, क्योंकि एक बार आलोक संजर जी ने मुझे बताया कि रात को 2 बज रहे एक महिला ने फोन लगाया कि साहब डॉग खो गया है। तो ऐसे काम भी आ जाते हैं। आते हैं ना, कई बार क्या होता है कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि शहरी क्षेत्र में आम आदमी को सरकार से और जनप्रतिनिधियों से कम वास्ता है, क्योंकि उनके काम बहुत नाम मात्र, सफाई हो जाए, पानी समय पे आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी का विषय ही नहीं है, यदि बिल नहीं देगा तो काट दिया जाएगा अकेला व्यक्ति का। जैसे ग्रामीण एरिया में सरकार के जितने विभाग हैं, उन सारे विभागों का जनता से वास्ता आता है। कम पानी गिर गया तो समस्या, ज्यादा गिरा तो समस्या, उत्पादन हुआ तो उसका उपार्जन के लिए जो है उसे जाना है, खाद बीज के लिए उनका यूरिया नहीं आ रहा, तो फिर पैसा निकालना है तो उस समय विड्रॉल के समय से उनने का साहब भीड़ हो रही है। तो कुल मिलाकर कहने का आशा है कि जितने विभाग हैं सरकार के, सबसे वास्ता के ग्रामीण एरिया के मतदाता का पड़ता है, नागरिकों का पड़ता है, और इसलिए उनकी अपेक्षाएं ज्यादा रहती हैं। साथ में ये जो आपने कहा, जैसे ये वाला विषय, कि कई बार क्या होता है कि रात्रि के समय विशेष रूप से कई बार तो ऐसे भी फोन आते हैं कि भाई साहब हम नंबर चेक कर रहे थे कि ये आपका है कि नहीं है, तो बैठे 4 लोग, फोन उठाते कि नहीं उठाते विधायक, इसको भी टेस्ट करते हैं। तो ये सब होता है, लेकिन अंतोगत्वा समाज अपना है, लोग अपने हैं, और उनको जो है उसी में आनंद आ रहा है, तो अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बातें आपसे हुई विष्णु खत्री जी। आखिरी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेंगे। संपूर्ण डिस्कशन से ये लगा कि आप अपने क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित हैं, पूरी कोशिशें आपकी रहती हैं, और हमने स्वयं ने भी पत्रकारिता के 25 सालों में सभी पदों पर रहते हुए आपकी निष्ठा और कर्मठता को देखा।
अब आने वाले 3.5-4 साल में आपके क्षेत्र के लोग आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? एक विधायक के रूप में आप अपने आप को श्रेष्ठ विधायक के रूप में स्थापित करने में क्या क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, एक मिशन और विजन के साथ, आपके अंतिम विचारों के साथ? बेरसिया विधानसभा में बड़ी समस्या जो है, जो मुझे महसूस होती है, वे है हम हमारी जनता को शुद्ध पेयजल पिला पाए। हम्म, क्योंकि अभी जितनी भी हमारी एकल नल जल योजनाएं हैं, हम्म, उनमें अब ग्रीष्म ऋतु के समय उनके स्रोत सूख रहे हैं। हम्म, वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है क्षेत्र में, और ऐसे समय में अब पानी की टंकी तो बन गई है, पाइपलाइन डल गई है, लेकिन जो ट्यूबवेल है उसमें पानी नहीं है। तो ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हम समूह पेयजल योजना के माध्यम से जो हमारे आसपास जो जलाशय हैं, यदि नहीं है तो उनको निर्मित करके, और जो जलाशय हैं उनसे हम जल जीवन मिशन के माध्यम से समूह पेयजल 50-50 गांव की, 40 गांव की, ऐसे उनको कि उन जो पानी की बनी हुई टंकियों को बल्क कनेक्शन देकर उनको हम शुद्ध पेयजल ग्रामीण क्षेत्र में हम दे पाए। ये हमारी बड़ा एक काम है, और इसको हम चुनौती के रूप में लेकर इस पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा, हमारे जो क्षेत्र में नदी है, 2 बड़ी नदी है, एक मुख्य रूप से एक बड़ी नदी, एक छोटी नदी है। तो एक समय ऐसा था कि ये नदी सारा साल बहती थी, खासतौर पे वाय नदी जो है, इसमें संजय सागर डैम उसी पे बना है। अब वो केवल बरसाती नदी रह गई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर, और मैं उसकी कार्य योजना पे, कि ये एक कैसे इसका पुनर्जीवन हो सकता है। तो ये, क्योंकि रोड नाली ये काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक काम होता है खास तौर पे पानी के क्षेत्र में जल को लेकर। तो ये एक हमारा शुद्ध पेयजल ग्रामीण क्षेत्र में, नदियों का पुनर्जीवन, और खास इन सब पर हम काम करना हमारी एक कार्य योजना का हिस्सा है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद खत्री जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने सारे सवालों के जवाब दिए। हम उम्मीद करेंगे कि विष्णु खत्री जी एक आदर्श विधायक के रूप में अपनी विधानसभा को मॉडल असेंबली के रूप में विकसित करेंगे और जनता का प्रेम स्नेह इसी तरह से उन्हें मिलता रहेगा। अच्छे विधायक के रूप में, आदर्श राजनेता के रूप में वो अपनी छवि बनाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम किसी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।